सब हमने प्रोटीन कंट्रोल। चलो, तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी। ये हम सूडो कोड के रूल्स को पढ़ रहे थे, और हमने यहाँ पे ये वाली बात की थी कि ना, दो रूल्स पढ़े थे। नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। और कीवर्ड जो है वो अपर केस में लिखे जाएंगे सारे के सारे। ये भी हमने बात पकड़ ली थी लास्ट क्लास में। आज जो हमारी क्लास का टॉपिक होगा वो थर्ड रूल से स्टार्ट होगा, और थर्ड रूल के बाद हम फोर्थ रूल नहीं पढ़ेंगे। फोर्थ रूल हम तब पढ़ेंगे जब हम सूडो कोड का इफ देन एल्स स्टेटमेंट पढ़ चुके होंगे। तो मैं वापस आपको लेके आऊंगा यहाँ पे फोर्थ रूल के ऊपर और समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी के लिए हमारे पास जो क्लास हमारी, मेरे ख्याल से फिफ्थ क्लास है ये, आई थिंक सो, यस। हमारे पास चल रही है जनाब क्लास नंबर 5। और आज हमारे पास तारीख है 11 नवंबर, यानी कि 11/11। दराज की बहुत बड़ी सुई लगी हुई है। इसको जो चीज़ चाहिए वो उठा लो, लाजमी तौर पे स्कैम। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। क्लास नंबर 5 में हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। अगर आप गौर करो, लिखा हुआ है कि ऑल नेम गिवन टू डेटा आइटम्स एंड सब रूटीन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अभी सब रूटीन को तो भूल जाओ कि सब रूटीन कोई चीज होती है, अभी याद रखो डेटा आइटम को। देखो, आप लोगों ने ना मैथ्स के अंदर दो चीजें पढ़ी। एक आपने पढ़ा होगा कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। एक आपने पढ़ा होगा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, है ना। क्या आप में से कोई ये बताना चाहेगा कि मैं कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करूं? हाँ भाई। Something that will not change. सही है, अच्छी बात है यार। whose value is fixed या अनचेंजेबल कह सकते हैं, है ना। और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में हमारे पास सारे के सारे नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और चीजें भी कांस्टेंट होती हैं जिनको हम अक्सर कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर रहे होते। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल में ले लो, हमारे पास है पाई की वैल्यू 3.142, कहीं पे भी यूज करोगे कॉन्स्टेंटली यूज होगी। हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास वो गैड्रो नंबर है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जो कि 6.02 × 10⁻23 है। तो कुछ चीजें ये भी होती हैं जो देखने में हमें लग रहा होता है कि ये कांस्टेंट तो नहीं है, हम कांस्टेंट्स नॉर्मली सिर्फ नंबर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, जबकि ये भी कांस्टेंट्स में शामिल होते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो दूसरी चीज पढ़नी है वो बहुत ही सिंपल हो गई कि भाई whose value is not fixed। ऑल राइट, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो दूसरा वर्ड क्या होगा जो कि चेंजेबल हो सकता है। इसकी एग्जांपल लेते हो, एनी अल्फाबेट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। मिसाल के तौर पे भाई क्लास एक वेरिएबल हो सकता है, बिलाल एक वेरिएबल हो सकता है, सही है, आरिफ एक वेरिएबल हो सकता है ना। तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई कोई किसी भी तरह से आप समझ लो कि अ, जो बात है ना, वो मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अ, बिलाल 1 2, या ABC 1 2 3, वट एवर द कॉम्बिनेशन कैन बी, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। मैं रूल्स लिखवा दूंगा आपको अभी वेरिएबल के नाम लिखने के ना, डिस्कशन लंबी है थोड़ी वेरिएबल्स की। ऑल राइट, तो ये होते हैं वेरिएबल्स। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स के अंदर हम लोग नॉर्मली एक्स और वाई से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मैथ्स के अंदर क्या आप ये कह सकते हो कि एक्स और वाई की कोई फिक्स्ड वैल्यू है कि जब भी एक्स और वाई यूज होगा तो यही वैल्यू होगी? पर ऐसा हरगिज नहीं है। हर एक्सरसाइज के अंदर, हर सवाल के अंदर, इवन हर सवाल के हर पार्ट के अंदर तुम्हारे पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकल के आएगी।
क्योंकि ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के नाम में ना एक और वर्ड छुपा हुआ है जो कि है वेरी। और इंग्लिश की डिक्शनरी में जाके वेरी का मतलब पता कर लेना। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज चेंजेबल। ओके। तो अब ये तो हो गई मैथ्स और बेसिक लॉजिक की डिस्कशन हो गई कि कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल यही होता है, ठीक है। अब आते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल क्या होता है। क्योंकि अभी हमने समझ लिया कि वो चीज़ इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये तो बात सही है, मैथ्स की हद तक सही है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर अब डिफाइन करते हैं। अब इसको हम इन प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे। A variable is like an empty container which can hold any sort of value। बहुत ही आसान अंग्रेजी में मैंने ये बात लिख दी है, आप लोगों को पढ़ के समझ में आ गई होगी कि एक एम्प्टी कंटेनर, जैसे आपके किचन में एक जार होता है ना, शीशे का, तो वो जार आपको चावल, दाल, घी, पत्ती, चीनी कुछ भी रख दो, मना तो नहीं करेगा ना आपको कि यार मेरे अंदर चावल क्यों रख दिया आपने। तो इसी तरह से सॉरी, इसी तरह से वेरिएबल भी एक एम्प्टी कंटेनर होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब हम इसको रिजर्व कराते हैं तो बेसिकली इसके अंदर हम कोई भी किस्म की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरिएबल। ये बताओ, ये वाली बात क्लियर हुई है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब इसी को फर्दर ये समझ लो कि वेरिएबल हम लोग प्रोग्रामिंग में क्यों लेते हैं। सही है। वेरिएबल हम प्रोग्रामिंग में इसलिए लेते हैं, मैं लिख देता हूँ। वी टेक वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग टू रिजर्व some space in our memory while our program is being executed। हम वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर क्योंकि हमें कुछ मेमोरी में अपनी स्पेस को रिजर्व कराना होता है। देखो सीन ही होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी एक फिक्स्ड स्पेस होती है जो हम उनको अलॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डाटा टाइप। अब देखो तीन टॉपिक्स को अलाइन करूंगा मैं साथ में। एक तो एक कांस्टेंट वेरिएबल की डिस्कशन को, एक आएगी डाटा की टाइप की डिस्कशन, और एक आएगा नेमिंग ऑफ वेरिएबल के टूल्स। जब ये तीन चीजें पूरी हो जाएंगी तो तुम्हें डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं अगेन ये वाली बात बता दूं कि ये टेक्स्ट बुक में कहीं भी ये चीजें नहीं लिखी। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से सूडो कोड पढ़ना शुरू करेगा तो इट विल मेक अ मेस। उसको नहीं समझ में आएगा कि हमने कैसे डिक्लेयर किया, डेटा टाइप कहाँ से आ गई, कैसे क्या हो गया। तो ऑथर ने ये चीज़ बहुत मेजर मिसिंग की है बुक के अंदर कि उसने ये वाली कोई भी डिस्कशन नहीं दी। ऑल राइट। होता सीन ये है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो और उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो ना, तो जितने आपके वेरिएबल्स होते हैं उतनी स्पेस थोड़ी 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 आपको रिजर्व रखनी पड़ती है अपनी रैम के अंदर। और याद रखना, एज बीइंग अ सीएस स्टूडेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम्हारे पेपर में, एग्जाम में कहीं पे भी खाली मेमोरी का वर्ड आएगा ना, खाली मेमोरी, तो उससे मतलब होगा रैम। उससे क्या मतलब होगा बेटा? रैम। हार्ड ड्राइव नहीं होगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो होता है ना, वो सेकेंडरी स्टोरेज में काउंट होता है, प्राइमरी स्टोरेज में काउंट नहीं होता। बेटा मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड बस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
जी सॉरी बच्चों। अच्छा वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई सीएस के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है बात समझना कि जहाँ पे भी खाली मेमोरी का वर्ड यूज होगा वहाँ पे मतलब होगा रैम। अगर उसको हार्ड ड्राइव एसएसडी कोई भी चीज़ बोलना होगा वो आपको बोलेगा या तो सेकेंडरी स्टोरेज या कोई और नाम से वो बोलेगा, खाली मेमोरी नहीं बोलेगा उसको। प्राइमरी मेमोरी अगर लिखा हुआ है तो भी रैम है और खाली मेमोरी लिखा हुआ है तो भी रैम है। तो होता सीन ये है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने से हम लोग अपनी रैम में एक स्पेस को रिजर्व करा देते हैं, ताकि जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो हमें जितनी स्पेसेस अपनी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए चाहिए हैं वो रिजर्व रहे। और हमारी रैम पूरी की पूरी ऑक्यूपाई अगर हुई भी हो बैकग्राउंड के किसी प्रोसेसेस की वजह से, तो हमारे उस प्रोग्राम को कोई भी हर्डल फेस ना करना पड़े, हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। इसकी एग्जांपल लो। मिसाल के तौर पे हम किसी रेस्टोरेंट में गए और हमने क्या किया, एक टेबल रिजर्व करा दी। जब हमने वो टेबल रिजर्व कराई ना, तो हमने क्या किया कि एक तो हम अपने नाम पे रिजर्व कराएंगे, तो याद रखना कि जैसे हम अपने नाम पे टेबल रिजर्व कराते हैं इसी तरह वेरिएबल के नाम पे रैम में स्पेस रिजर्व होती है। ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हम रेस्टोरेंट में अपने नाम पे टेबल रिजर्व कराते हैं इसी तरह वेरिएबल के नाम पे रैम की स्पेस रिजर्व की जाती है। फायदा, जब रेस्टोरेंट फुल होगा एक बंदा आएगा बोलेगा भाई मुझे जगह चाहिए, वेटर बोलेगा सर रेस्टोरेंट इज फुल। आप बोलोगे यार वाली टेबल तो खाली हो, तो वेटर क्या बोलेगा, सर वो टेबल रिजर्व है। रिजर्व होने के ये फायदा है। तो जब भी आप जाओगे चाहे हाउस फुल हो कुछ भी हो, आपकी जो रिजर्व स्पेस है वो आपको मिलेगी, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा अब इस टॉपिक को होल्ड करो थोड़ी सी देर के लिए, याद रखना कि हम क्या बात कर रहे हैं, और जल्दी से एक नेक्स्ट टॉपिक को लिंक करते हैं इसके साथ जो कि है डेटा की टाइप्स। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा की टाइप्स, और इससे पहले एक और बात करते हैं कि डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। तो पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम्हारे जहनों में डेटा की क्या डेफिनेशन है। हाँ बच्चों, सर डेटा रॉ इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है, क्या कह रहे हो आरिस? सर डेटा रॉ इंफॉर्मेशन होती है। रॉ इंफॉर्मेशन, ओके। और कोई कुछ कहेगा? सही है भाई। तो डेटा को सर हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस। अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। देखो या तो वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब ये होता है कि कोई चीज लिखी हुई पढ़ी तो जा रही है लेकिन उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड डेटा। जैसे अगर मैं तुम्हें छोटी सी एग्जांपल दूं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ रुकिए। मिसाल में यहाँ पे लिखा हुआ है बिलाल, ठीक है, 75%। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यस, यहाँ पे लिखा हुआ है पास। अब देखो, अब इन चीजों को हम पढ़ सकते हैं, हमें पढ़ा जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स तो है। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है वो वैल्यूज हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्यों लिखी है। इस लाइन का मतलब हमें क्लियर नहीं हो रहा। अब देखो इसको हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं। हम क्या करेंगे, मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ इसके पीछे। प्रोसेस ये है, मैंने ऊपर लिखा, ये है नेम, ये है परसेंटेज, ये है ग्रेड, ये है ग्रेजुएटेड, ये है figure। अब देखो इस प्रोसेस से गुजारने के बाद आप लोगों को ये लाइन अब पढ़ी भी जा रही है और समझ भी आ रही है।
कि क्या चीज़ है, ये नेम है, ये परसेंटेज है, ये ग्रेड है, ये ग्रेजुएटेड हुआ या नहीं वो है, और ये उसका स्टेटस। तो अब जब ये इस प्रोसेस से होके गुजर गया, नाउ व्हेन दिस प्रोसेस हैज बीन डन, अब हम कहेंगे कि इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का अगर मैं डायरेक्ट मीनिंग लिखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन फुल फॉर्म ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो रॉ ना हो, प्रोसेस पे, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। सही है भाई। तो ये दो बात। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि देखो, हम लोग आजकल ना एक नॉर्म यूज कर रहे हैं, एक नॉर्म बन गया है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम ना डाटा का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग हम इंफॉर्मेशन वाला ले रहे हैं। एग्जाम्पल ये, हमारा स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन में हमारे पास, हम अक्सर बोलते हैं कि यार मेरे फोन में ना बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। क्या जो मेरे स्मार्टफोन में पड़ा हुआ है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? ऐसी चीजें हैं कि जो समझ ही नहीं आ सकती? ऐसा तो नहीं है। मेरे फोन में जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो मीनिंगफुल है, क्योंकि जो पिक्चर होती है, वीडियो होती है, ऑडियो होता है, ये सब मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा में आते हैं। ये अनप्रोसेस्ड नहीं आते, ये मीनिंगफुल फॉर्म में आते हैं। लेकिन कोई भी आज तक हमने से ये नहीं बोलता इन चीज़ों को कि यार मेरे फोन में बहुत इंफॉर्मेशन पड़ी। जबकि अगर कोई ये बंदा बोले कि मेरे फोन में बहुत इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो लोग ये समझेंगे कि इसके फोन में शायद बहुत सारी बुक्स के पीडीएफ्स और रिसर्च पेपर और ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। जबकि टेक्निकली वो अपने, अगर डाटा को भी, जो हम डाटा कह रहे हैं ना उसको इंफॉर्मेशन बोलेगा तो वो सही कह रहा है। लेकिन सोसाइटी का नॉर्म ये बन गया है कि सोसाइटी बोलती है डाटा का वर्ड इंफॉर्मेशन के मीनिंग के। तो टेक्निकली हम गलत बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब नॉर्म बन गया है तो हम गोविंदा के बात। ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, बताओ sir. भाई। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे डाटा की टाइप्स की। देखो डाटा की टाइप्स क्यों होती है। पहली बात तो ये कि भाई हम हर एक चीज़ को डाटा जब कह रहे हैं कि मतलब डाटा में जो भी चीज़ें आती तो हम उनको खाली डाटा बोल देते। हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि डाटा को फर्दर इनटू मोर पार्ट्स ब्रेक करने का? इसका जवाब सिंपल सा ये है, टू मेक थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम डाटा की टाइप्स हमने क्रिएट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे, अब हमारे स्कूल में हम लोग अगर ये करें कि यार एक बहुत बड़ा सा हॉल बनाए, और वहां पे हम बोलें कि यार ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक का बच्चा ना एक ही रूम में एक ही जगह पे बैठे, और जो टीचर आएगा वो एक ही टॉपिक ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक पढ़ाएगा। अब खुद सोचो कि ये कितना मुश्किल काम हो सकता है कि एक ही टीचर की इतनी भारी जिम्मेदारी कि वो ग्रेड 1 के स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा हो और ग्रेड 11 के स्टूडेंट के लिए भी वो काफी हो। नहीं हो सकता, दिस इज बियॉन्ड पॉसिबिलिटी। इस वजह से हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं इनटू ग्रेड, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। उनकी एक अपनी क्लास हो, उनका एक अपना लेवल हो, उनका एक अपना क्लास टीचर हो, उनका अपना रिजल्ट बने, उनका रिजल्ट अनाउंस हो, उनको भी एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाए। क्यों? चीज़ें ऑर्गेनाइज करें। सिमिलरली डाटा तो सभी होता है, बट उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने कुछ डाटा की टाइप्स क्रिएट। अब वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। डाटा की टाइप्स में हमारे पास सबसे पहली टाइप जो आती है दैट इज इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। ठीक है। अब जो इंटीजर टाइप ऑफ डाटा होता है ना बेटा, वो होते हैं सारे के सारे होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 0 to 9 का कोई भी कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर 23 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, नेगेटिव में कोई नंबर लिखा हुआ है, ये सब होल नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, तो वो कहलाता है इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। दूसरा टाइप ऑफ डाटा जो हमारे पास होता है वो होता है रियल टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, रियल टाइप ऑफ डाटा।
अच्छा, रियल टाइप ऑफ डेटा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग बोलते हैं फ्लोट टाइप ऑफ डेटा भी बोलते हैं। ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, डेसिमल पॉइंट सपोर्ट होता है। डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, 2.3 -0.1 है ना भाई, 106.2 अगर एम जो आता था पहले से, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास डाटा की टाइप आती है ना बेटा, वो आती है, इसके बाद जो डाटा की टाइप हमारे पास आती है वो आती है कैरेक्टर। कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा के अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सपोर्ट क्या होता है बेटा, सिंगल, कोई भी कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में से उठा लो, लेकिन जस्ट वन वैल्यू, हिसाब के तौर पर वो 1 2 3 हो सकता है, उसमें से कोई हो सकता है, एबीसी में से कोई हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, कोई डेसिमल पॉइंट, कोई स्लैश, कोई प्लस माइनस प्लस साइन, वट एवर यू नेम, जितने कीबोर्ड पे अवेलेबल कीज होते हैं ना, वो सारी की सारी इंक्लूडेड है, लेकिन इसके अंदर सपोर्ट कितनी होगी, जस्ट वन वैल्यू, किसी भी तरह। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, अक्सर कोई गेम खेल रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर हो या विंडोज की इंस्टॉलेशन हो, तो आगे लिखा हुआ आ रहा होता है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। एनी की टू कंटिन्यू का मतलब होता है कि यूजर ने जैसे ही कोई एक की प्रेस की तो एग्जीक्यूशन हो जाएगी, सही यही बात होती है ना। तो उसके बैकएंड पे कैरेक्टर की डेटा टाइप सेट हुई भी होती है, ये मतलब होता है। उसके बाद में हमारे पास डेटा की टाइप आती है ना बेटा, वो आती है बूलियन टाइप ऑफ डेटा। बूलियन टाइप ऑफ डेटा में क्या होता है, वेयर टू प्रोबेबिलिटीज, या प्रोबेबिलिटीज की स्पेलिंग में ना मैं कुछ मिस्टेक कर जाता हूँ, मुझे लगता है ऐसा है, किसी को प्रोबेबिलिटीज की सही स्पेलिंग आती है ना, तो वो मुझे बता। जैसे मिसाल के तौर पर दो प्रोबेबिलिटीज है भाई, क्या होगा, दो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ट्रू फॉल्स, 0 1 यस में, है ना, या हाँ या ना, कुछ भी हो सकता। तो ये सारी जिस चीज़ों में दो प्रोबेबिलिटीज होती है ना, ईदर वाली, ईदर यस और नो, ट्रू फॉल्स, 0 1 हाँ या ना, तो ये सब बूलियन के अंदर एक्सेप्टेड होता है। बूलियन में यही दो चीज़ें होती है, 0 और 1, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, ठीक हो गया। तो जैसे होता है ना कि भाई मिसाल के तौर पे वर यू प्रेजेंट टुडे, तो आप बोलेंगे यस और नो, तो प्रोबेबिलिटीज आ गई, बैक एंड पे बूलियन की डेटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सबका बाप है, हर डेटा टाइप का बाप है स्ट्रिंग। यस, एवरी डेटा टाइप मीन्स सपोर्टेड, हर तरह की डेटा टाइप के ऊपर हमने डिस्कस किया ना वो इसमें सपोर्टेड है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड टेक्सचुअल डेटा, तो हम टेक्सचुअल डेटा भी कहते हैं। देखो, स्ट्रिंग डेटा की वो टाइप है जिसके अंदर ऊपर दी गई तमाम तर डेटा टाइप सपोर्टेड होती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग के अंदर तुम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A B C 1 2 3, है ना, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, कुछ भी कुछ भी कुछ भी जो आप नाम दो, सब कुछ सपोर्टेड है। लेकिन अब इसमें और कैरेक्टर टाइप में क्या फर्क होगा कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू सपोर्टेड होगा।
मतलब मिसाल के तौर पे इसके अंदर तुम पूरा पूरा वर्ड लिख सकते हो, जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ, जैसे मैं पूरा सेंटेंस लिखती हूँ, टुडे वाज अ गुड डे। अब ये पूरी की पूरी जो है ना स्ट्रिंग के अंदर सपोर्ट है, जबकि कैरेक्टर के अंदर मसला ये था कि सपोर्टेड सब कुछ था, लेकिन जस्ट अ सिंगल वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर भी सपोर्टेड सब कुछ है, लेकिन मल्टीपल वैल्यू, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी लेटर नंबर जो भी आप नाम दें, जितना बड़ा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पैराग्राफ पूरा लिख लो, सेंटेंस पूरा लिख लो, वर्ड पूरा लिख दो, एक लेटर लिख दो, दो लेटर लिख दो, इट्स अप टू यू। स्ट्रिंग के अंदर सपोर्टेड है। इसको टेक्सुअल डाटा कहने की वजह ये होती है कि देखो, जब हम कोई राइटिंग कर रहे हो, कोई एस्से लिख रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, कोई चैट कर रहे हैं, तो आपने ये नोट किया होगा कि हम अपने मैसेज के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर हर तरह का सिंबल, नंबर, लेटर यूज करते हैं। हम ऐसे लिख रहे होते हैं, कहीं हम ऐसे क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं, कहीं हम कोई नंबर, कहीं हम कोई स्पेशल कैरेक्टर, जैसे अगर हम अपने ऐसे में ये बता रहे हैं कि मेरी ईमेल आईडी ये है, तो हम अपने @ वाला सिंबल यूज करेंगे। नंबर यूज कर सकते हैं कि मेरा टेलीफोन नंबर ये है, और लेटर्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। स्ट्रिंग के अंदर को टेक्सुअल डाटा भी कहा जाता है, और हर तरह की डेटा टाइप को सपोर्टेड होती है। मुझे बताओ, क्या ये वाला डेटा टाइप वाला जो टॉपिक है तुम लोगों को समझ में आया? Yes, sir. सर ये स्ट्रिंग जैसे पाइथन में डबल कोट्स में होती है, तो इसमें सूडो कोड में कैसे होती है? डबल कोट्स और ठीक कैरेक्टर है सर। सिंगल कोट में होता है। लेकिन ये हम तब बात करेंगे जब हम उसकी यूजिबिलिटी पे बात कर रहे हो। तो अच्छा, आरिज आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आरिज, आप बताएं। सर आप मेरा मैसेज ना, नहीं आरिज, ऐसा नहीं था इनका। अच्छा, मेरे पास अभी टाइम कितना रह गया क्लास को खत्म होने का? तकरीबन हमारे पास, हाँ, 10 मिनट का मैसेज आ गया मेरे पास। चलो एक एक चीज और पढ़ लेते हैं सब, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में सर बात। स्ट्रिंग एक दफा दोबारा, सर स्ट्रिंग एक दफा दोबारा समझा दे, स्ट्रिंग समझ। देखो, स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर ऊपर बयान की गई चारों डेटा टाइप सपोर्टेड होती हैं। सही है। यानी कहने का मकसद ये है कि इन चारों डेटा टाइप के अंदर जो जो चीज़ें आ सकती थी ना, वो स्ट्रिंग के अंदर भी आ सकती हैं। स्ट्रिंग उन सब चीज़ों को होल्ड करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करेगा एक साथ। क्योंकि जैसे हमने कैरेक्टर की बात की थी, तो कैरेक्टर के अंदर भी सब कुछ आ सकता था, लेकिन जस्ट वन वैल्यू, जस्ट वन। स्ट्रिंग के अंदर देखो मल्टीपल वैल्यूज है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आ रहा है, ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आ रहा है, इसमें आप नंबर भी ऐड कर दो, और इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर भी, जैसे फंक्शन मार्क ऐड कर दो यहाँ पे, ये भी हो सकता है। तो मतलब स्ट्रिंग को टेक्सचुअल डाटा कहते हैं। हाँ, वो वाली डिस्कशन जब आएगी कि कंपाइलर हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज को इग्नोर करता है, इंटरप्रीट नहीं करता उस चीज़ को, या नहीं समझता, या प्रोसेस नहीं करवाता, वो एक डिफरेंट बात होगी जब हम इस बारे में बात कर रहे होंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल कर सकते हैं जो थोड़ी सी भी पाइथन वगैरह पे काम कर चुके हैं, कि सर जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रिंग के अंदर 1 लिखा हो, और आपने इंटीजर के अंदर 1 लिखा, तो दोनों को सीपीयू डिफरेंट तरीके से डील करता है। इस 1 को वो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, और इस 1 को वो एज अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू लेगा। तो ये डिस्कशन तब हम करेंगे कि जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो मैं आपको ये वाला डिफरेंस क्रिएट करवा दूंगा वहां पे। अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि स्ट्रिंग के अंदर ये चारों डेटा टाइप्स इंक्लूडेड है, और मल्टीपल वैल्यूज के तौर पे इंक्लूडेड है। और इसको बस आप एक सवाल, हाँ, एक चीज में एडिशनल जो बात हो सकती है वो ये, पहले तरह ये बताओ कि स्ट्रिंग समझ में आ गया आपको? यस सर, आ गया। ठीक है, इसमें एक एडिशनल बात जो हो सकती है वो ये कि आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर, अगर तो स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे डाटा सपोर्टेड है, तो प्रीवियसली मेंशन हुआ था, तो हम फिर हर जगह स्ट्रिंग ही क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि देखो, ये डाटा टाइप वो होती है
कि जो आपने जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना, अभी हम बात करेंगे उस पर अगली क्लासेस में, तो ना उसके साथ उसकी डाटा टाइप भी मेंशन करते हो, तो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर समझता है कि आपने क्या चीज़ पिक पिक एंड चूज किया है। तो आप ये सवाल कर सकते हो कि सर फिर हम स्ट्रिंग ही हर जगह यूज कर लें, अगर ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है तो हम ये क्यों नहीं करते। तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि बेटा हर डाटा टाइप जो है ना, वो अलग अमाउंट ऑफ रैम घेरती है। हर डाटा की टाइप अलग अमाउंट ऑफ रैम को कंज्यूम करती है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। पाइथन के अंदर कुछ और है, सी प्लस प्लस के अंदर कुछ और है, जावा के अंदर कुछ और है, वीबी के अंदर कुछ और है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो सी लैंग्वेज यूज कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि जो सी डाटा टाइप यूज करोगे तो वो रैम कितनी कंज्यूम करेगा। अब सूडो कोड क्योंकि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं है, सूडो कोड का कोई कंपाइलर तो है नहीं, तो भाईजान इसमें हम किसी भी लैंग्वेज की जो प्रिस्क्राइब डाटा टाइप एलोकेशन ऑफ मेमोरी है वो यूज कर लेते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं ऐसे ही रैंडमली। मिसाल के तौर पे अगर इंटीजर पर वैल्यू के ऊपर बात होती है, देखो पर वैल्यू, मिसाल के तौर पे इंटीजर जो है वो पर वैल्यू 2 KB यूज कर रहा है रैम के अंदर, ठीक है। रियल जो है वो 3 KB यूज कर रहा है रैम के अंदर। कैरेक्टर जो है वो 1 KB यूज करेगा रैम की, ठीक है। बूलियन 2 KB यूज करेगा रैम की, और स्ट्रिंग एटलीस्ट 16 KB यूज करेगा रैम पर बाइट। अब देखो, अब मिसाल के तौर पे ये बात ऐसी है कि कहीं पे अगर मुझे ज़रूरत है सिर्फ नंबर्स की, है ना, तो मिसाल के तौर पे हम एक बेसिक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसके अंदर बेसिक कैलकुलेशंस हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि उसके अंदर हद से हद मुझे किस तरीके का डाटा चाहिए होगा। मुझे उसके अंदर हद से हद रियल टाइप ऑफ डाटा चाहिए होगा एक बेसिक कैलकुलेटर के अंदर, कि भाई वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आ सकती है। इससे ज़्यादा की कोई कहानी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 3 KB के अंदर रहते हुए काम अपना पूरा कर सकता हूँ, और मैंने उसके अंदर हर जगह स्ट्रिंग यूज किया, तो मैं 13 KB ऑफ रैम जाया कर रहा हूँ पर वैल्यू। इस वजह से हम डाटा की टाइप्स को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आरिफ बेटा ये हटा देना एनोटेशन जो स्क्रीन पे शो हो रही है। तो देखो, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मुझे याद दिलाना, मैंने स्टार्ट करना है एक टर्म से जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, दोबारा इस टॉपिक को टच करके ऑप्टिमाइजेशन को पूरा करेंगे, नेमिंग ऑफ वेरिएबल के रूल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली हम पहुंचेंगे हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल को, जहां से आपकी टेक्स्ट बुक में अब बात स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है। बाकी है कि कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जी बेटा, कोई सवाल पूछना है किसी को। तलहा, आरिफ, या ईशल, कोई सवाल। नो सर, सब क्लियर है। चलो ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात है। मेरी तरफ से अल्लाह आपको, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज सर। और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।